वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और अगर बाजारों की बात करें तो काफी हलचल है, उठा पटक जारी है। यूएस मार्केट्स में जो हमने सेल ऑफ देखा फ्राइडे को, उसका साफ साफ असर हमको एशियाई बाजारों में देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस समय 140 अंक नीचे कामकाज करते हुए थोड़ी बहुत रिकवरी लोअर लेवल से हमको देखने को मिली है, लेकिन आज बाजार जो है वो गैप डाउन खुलने की ज्यादा उम्मीदें लग रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस शर्मिला जोशी, shamilajoshi.com से, एंड मिस्टर अमरदेव सिंह, हेड एडवाइजरी एट एंजल वन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं शर्मिला। आज तो बाजार में सेल ऑफ तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज एशियाई मार्केट्स काफी डीप सेल ऑफ देख रहे हैं इस समय। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या हमको इस अगर एक करेक्शन मूव हमको देखने को मिलता है, या फिर जो हम बिकवाली देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, अगर वो सस्टेन करती है तो क्या हमको सतर्क हो जाना चाहिए, कॉशियस हो जाना चाहिए? बिल्कुल। एंड आई थिंक आई एम नॉट सेइंग कि आपको खरीदना नहीं चाहिए, आपको बाइंग जरूर करनी चाहिए, आपको बाइंग लिस्ट भी रखनी चाहिए अपनी तैयार कि किन तरह के स्टॉक्स आपको लेने हैं और कौन कौन से लेवल्स पे लेने हैं। पर यही होता है कि अगर मार्केट ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और करेक्ट होंगे तो इट डेफिनेटली मेक्स मोर सेंस टू डू अ स्टैगर्ड बाइंग फॉर द सिंपल रीजन कि ये जो कंसर्न्स है दे आर रियली नथिंग टू डू विद द इंडियन इकोनॉमी, दे आर मोर एक्सटर्नल। तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स किस तरह से प्ले आउट होंगे अगले 3-4 महीने में भी रियली डोंट नो। तो उस वजह से मुझे लगता है कि इट इज टाइम टू बी अ लिटिल सॉर्ट ऑफ ऑन द साइडलाइंस डेफिनेटली फॉर दिस वीक, क्योंकि रुख देखना चाहिए कि किस तरह से खबरें चल रही है दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में, whether it is on the political front, whether it is on the economy front, inflation concerns and so many things happening. तो वो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कुछ भी खरीदने की, और थोड़ा साइडलाइन पे रहना चाहिए। But definitely, I think the way international events are unfolding, it is better to be a little cautious. गुड मॉर्निंग अमर। आप क्या मानते हैं? 17,300 ने होल्ड किया था पिछले हफ्ते निफ्टी पे, लेकिन आज गैप डाउन की उम्मीदें दिख रही है साफ साफ। और अगर हम देखें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइम्स है अगर मैक्रो डेटा को लेके। और इंडिया विक्स भी जो है वो 20 के ऊपर आ चुका है। तो ऐसे में कौन से लेवल्स है जो आपके टारगेट पे रहेंगे ऑन द डाउन साइड? और आपको लगता है कि नीचे के स्तरों से कोई सपोर्ट मिलके कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द डे? वेरी गुड मॉर्निंग। यदि मैं बात करूं ओवरऑल मार्केट्स की तो डेफिनेटली व्हाट वी हैव सीन इज अ टॉपिंग आउट पैटर्न। तो इसका मतलब ये हुआ कि हायर लेवल्स पे एक सेलिंग देखने को मिली है, और इधर कुछ दिनों में जो है वो सेलिंग में काफी द इंटेंसिटी ऑफ द सेलिंग हैज इंक्रीज्ड। और यदि आप डेरिवेटिव्स डेटा भी जाके देखें, ऑप्शंस का या फिर फीचर्स का देखें, तो जो शॉर्ट बिल्डअप काफी हुआ है ओवर द लास्ट फ्यू डेज। तो क्लियरली इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट देयर इज सेल ऑफ। एंड टेक्निकली यदि मैं देखूं तो निफ्टी का एक मेजर सपोर्ट जोन जो निफ्टी काफी रिस्पेक्ट कर रहा था, दैट वाज अराउंड 17,400 17,500 की बात करूं तो वो एक लेवल था जिसे काफी सपोर्ट कर रहा था मार्केट। और वो टूटने के बाद अभी यदि मैं नेक्स्ट लेवल की बात करूं तो 17,100 17,200 दैट्स नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट जोन। बट वो भी जिस तरह से मार्केट में सेलिंग दिख रही है, और टेक्निकल ट्रेंड्स की मैं बात करूं, टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूं, तो दे आर नॉट इन द बेस्ट ऑफ शेप। सो क्लियरली रिफ्लेक्ट्स की देयर विल बी मोर सेलिंग। एंड ऑल्सो जब तक हम ये देख रहे हैं कि जब भी पुल बैक हो रहा है तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, उसका भी एक असर है। और यदि आप एक ट्रेंड या फिर एक मतलब कमोडिटीज से इसे कोरिलेट करके देखते हैं तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी एक मेजर सेल ऑफ हम लोगों ने देखा है। ऑलमोस्ट 8 मंथ लो पे क्रूड ट्रेड कर रहा है बिलो यदि ब्रेंट की बात करो तो $85, वेस्टर्न टेक्सास WTI की बात करो $80 के नीचे। तो ये कहीं ना कहीं क्लियरली दिखाता है कि देयर आर सीरियस कंसर्न्स ऑफ रिसेशन नॉट ओनली इन द यूएस एंड यूरोप। उसका भी एक असर देखने को मिल रहा है। और जियोपॉलिटिकल जो रशिया यूक्रेन का इशू है वो तो है ही, प्लस उससे भी ज्यादा जो सेंट्रल बैंक्स का जो स्टेप है, चाहे यूएस फेडरल रिजर्व हो या यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, कहीं ना कहीं वो क्लियरली ये दिखाता है कि दे आर गोइंग टू बी मोर एग्रेसिव इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। एंड ऑल्सो जापान का भी यदि आप देखेंगे तो फैक्ट्री जो उनका डेटा आया वो भी एट द स्लोएस्ट पेस इन लास्ट 20 मंथ्स। और यूएस की भी बिजनेस एक्टिविटी है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुई है लास्ट 3 मंथ्स इन अ रो। तो ये सब जो फैक्टर्स हैं वो क्लियरली पॉइंट आउट करते हैं कि देयर कैन बी sell off in the market, there can be further sell off in the market, so one definitely needs to be cautious. As far as India VIX की बात करूं तो India VIX अभी वैसी चिंताजनक स्थिति में नहीं है, बिकॉज
इंडिया विक्स यू कैन से दैट 16-20 के बीच में ही ये ट्रेड करता हुआ ज्यादा समय ये दिखता है। हाँ, यदि ये 25-26 के ऊपर या 24-26 बैंड के ऊपर ट्रेड करने लगता है, देन इट इज अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न। अदरवाइज आई वुड से कि हाँ, markets were expecting this sort of correction, so that is majorly discounted for. Sharmila, is it time to take some profits off the table because कुछ sectors ने काफी अच्छी performance दिखाई है, like your banking and financial services, like your auto space, जहाँ पे निचले स्तरों से काफी अच्छी recovery हमको देखने को मिली और they are still in a good position. तो क्या कुछ मुनाफा ले लेना चाहिए बाजार से बाहर की, because now it's data points towards more pain in the markets. डेफिनेटली, एंड आई थिंक वो थोड़ा आपके स्ट्रेटजी पर डिपेंड करता है। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आपने कुछ लिया है ये सोचकर कि यू विल गेट व्हाटएवर एक्स रिटर्न, परसेंटेज रिटर्न 15%, 20% रिटर्न, और उस तरह का रिटर्न आपका वो स्टॉक में बन गया है, तो इट माइट मेक सेंस टू रियली टेक प्रॉफिट ऑफ द टेबल, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि आपको फिर से लोअर लेवल पर एंटर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो जस्ट आई थिंक लुक एट इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मोर देन एनीथिंग। और लेकिन अगर आपका target was much higher, then I think look at it as an opportunity कि आपको अगर lower level से मिलता है तो you can add more. So I think it all just really depends on your strategy कि आप कितने percentage gains के लिए market में है, और क्या आप में वो agility है कि अगर आपने आज बेच भी दिया तो you will be able to cover the stocks, you know, keep an eye and cover the stocks back at lower levels. But definitely ये market ऐसा लग रहा है कि some profit should be taken off the table. अमर, बैंक निफ्टी के चार्ट्स क्या कहते हैं, क्योंकि वही एक सेक्टर है जिसने निफ्टी को इन लेवल्स पे हमको पहुंचाने में मदद की है, साथ में ही ऑटो स्पेस जैसे शर्मिला ने कहा। सो वहाँ के चार्ट्स क्या कहते हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां आपको लगता है कि क्योंकि काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, द चार्ट्स इंडिकेट दैट सम बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एंड करेक्शन इज एक्सपेक्टेड। यदि मैं बैंक निफ्टी की पहले बात करूं तो आपने सही कहा कि मेजर जो हम लोगों ने मूव देखा अभी इधर, उसमें बैंक निफ्टी का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था इन निफ्टी अप मूव ऑल्सो। और बैंक निफ्टी में यदि इसे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे देखूं तो कहीं ना कहीं ये आप समझ सकते हैं कि फिलहाल बैंक निफ्टी में भी जो लास्ट 3-4 डेज में हम लोगों ने सेलिंग देखी है, तो वो एक सपोर्ट इसका करीब 38,500 के आसपास, मींस 1000 पॉइंट्स नीचे है। बट I would say कि that also is not a very good support. Ideally, it is somewhere around 37,500 से 38,000. So at least 1,500 points below there is some very good support for Bank Nifty. और वहाँ जाके मार्केट यदि सपोर्ट लेता है, क्योंकि यदि मैं वीकली चार्ट्स पे देखूं तो वीकली चार्ट्स पे तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव। मंथली चार्ट्स पे देखूं तो कहीं ना कहीं वहाँ एक फेटीग देखने को मिल रहा है, लेकिन वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ऑल्सो। सो यदि ये पैटर्न जो मंथली चार्ट्स पे बन रहा है वो मतलब ऐसा ही पैटर्न मोर और लेस रहता है, क्योंकि अभी कुछ ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं, सो दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट क्लू कि वेदर द बैंक निफ्टी हैज आल्सो टॉप्ड आउट और नॉट। तो वो चीज है। और स्टॉक्स की बात करूं तो स्टॉक्स में जैसे फॉर एग्जांपल अभी फार्मा स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न दिए। यदि मैं सन फार्मा की बात करूं तो सन फार्मा हैज गिवन सम वेरी गुड रिटर्न्स, और आल्सो इन स्पाइट ऑफ द मार्केट करेक्टिंग वी हैव नॉट सीन मच ऑफ अ करेक्शन हियर इन दिस स्टॉक। So that shows कि इसमें स्ट्रेंथ है। तो ये स्टॉक को मतलब होल्ड कर सकते हैं, या जिनके पास some sort of profit booking can be done, but on the higher levels around 940, 950, that's a major zone of resistance for the stock. But the stock is strong. The other stock I would say still very strong in this market is ITC, because in spite of all the corrections, this is one stock आप देखेंगे तो few stocks यदि कुछ रहेंगे जो strong uptrend में है, तो this is one of the stock. So one can definitely hold on to this. And in terms of another on the pharma space is Dabur. So Dabur is another stock one can look at some profit booking, because इसने भी ज़्यादा एक पहले करेक्शन दिया था, उसके बाद एक पुल बैक भी ऑलमोस्ट 480 से करीब 560, 570 लेवल्स विद ट्रेडिंग। So there also one can look at booking some profits. In terms of auto space यदि मैं बात करूं तो मैं टाटा मोटर्स की यदि बात करूं तो टाटा मोटर्स भी मोर और लेस कंसोलिडेशन में है, बट या इफ इट ब्रेक्स द 400 odd level, 410 odd level, then we could see some further sharp selling. तो here also one can look at booking some profits जिन्होंने lower levels पे buying की हो 300, 350 odd levels पे, because on the upper side it seems to be capped around 480, 500 levels. शर्मिला, आज जो गिरावट है उसमें आप क्या खरीदेंगे?
So as I said, I think it's best to be a little bit on the sidelines और ये नहीं भूलना चाहिए कि एक्सपायरी हफ्ता भी है, तो इस वजह से और वॉलेटाइल रह सकते हैं मार्केट. सो आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट वॉच इट. मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह का प्रेशर फील करना चाहिए कि रोज आपको उठकर मार्केट में कुछ ना कुछ करना चाहिए, बिकॉज यू नो अभी ट्रेंड इज नॉट क्लियर. सो आई थिंक आई वुड जस्ट वेट इट आउट फॉर वन डे. और क्योंकि फ्राइडे को काफी डीप करेक्शन हुआ है, सो लेट्स जस्ट वेट एंड सी मार्केट्स किस तरह से आज रिएक्ट करते हैं. Because you know I am a long term buyer, तो अगर मुझे थोड़े यहाँ से lower levels मिलते तो it's always good for me. So I will really just wait and watch. शर्मिला, आरबीआई पॉलिसी भी इस हफ्ते में है और ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है वो दैट इज बिटवीन 35 बिप्स टू 50 बेसिस पॉइंट्स. आपकी क्या उम्मीद? So I would think it would be 35, more on the lower end, 35 bits. And I think again commentary को आपको ज़्यादा सुनना चाहिए. यही है कि maybe जो recent concerns रहे हैं, will RBI react to those? लेकिन अगर आप मुझे इस हफ्ते के पहले पूछे, before last week, अगर आप मुझे पूछते going into this meeting, तो honestly our economic data seems fine. You know, अगर आप जिस तरह के quarterly earnings भी companies के आए हैं या other parameters also अगर आप देखिए, crude correct हुआ है, which is a very big thing for us. But I think you know the last week has sort of upset the situation a little because the rupee has weakened, so it puts a lot of pressure on our imports. So I think वो सब चीजें RBI भी करेगा. But otherwise, I would really honestly expected 35 bits, and I would have kept a watch. Committee पर तो watch रखना ही है कि किस तरह से आगे चलकर RBI देखता है कि क्योंकि इसके पहले हमें लग ही रहा था कि you know और 2-3 महीने and then हमारे लिए इन्फ्लेशन की चीजें कमिंग, यू नो दिसंबर जनवरी दे विल स्टार्ट सॉर्ट ऑफ गेटिंग इनटू कंट्रोल. लेकिन अब किस तरह की कमेंट्री आती है फ्रॉम आरबीआई वो देखने जैसी हो. अमर, जब भी रुपी वीक होता था तो हम कहते थे कि आईटी स्पेस इज द बेस्ट स्पेस टू बी, बट रिसेशन फेयर्स के चलते हुए, बिजनेस में डाउनसाइड के चलते हुए, इन मेजर मार्केट्स जो उनके हैं यूएस एंड यूरोप, उसके चलते हुए ये कंपनीज जो है वो डिस्ट्रेस फेस कर रही हैं. तो आईटी स्पेस में इस समय क्या करना चाहिए? और रुपी के चार्ट्स आप जरूर ट्रैक करते होंगे, रुपी के चार्ट्स आपको कहाँ दिखते हैं? बिकॉज वीकनेस तो बहुत ज्यादा है. यू आर राइट कि जनरली जब रुपी में डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है तो दैट इज बेनिफिट फॉर द आईटी कंपनीज. तो वो बेनिफिट उनको जरूर मिलेगा, बट आईटी कंपनीज में जो मेजर कॉज ऑफ कंसर्न आ रहा है वो यूरोप एंड यूएस पर्टिकुलरली को लेके आ रहा है कि रिसेशनरी फियर्स में जो आईटी स्पेंडिंग होती है उसमें देयर आर बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ कट, और उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इंडियन कंपनीज को फेस करना पड़ेगा. सो दैट इज वन थिंग विच द मार्केट्स हैव रियली अंडरस्टूड कि वो होना है, और वो हो भी रहा है. मतलब एक्चुअली देयर इज टाइटनिंग ऑफ पर्सेस एंड मोर विल हैपन इन गोइंग फॉरवर्ड. तो कहीं ना कहीं, और मेजर यदि आप आईटी स्टॉक्स को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीसीएस और इन्फोसिस की बात करूं, बिकॉज दे विल मोर और लेस सेट द ट्रेंड एंड डायरेक्शन and the sentiment for the IT space. तो इसमें यदि मैं देखूं तो for example TCS की बात करूं तो TCS somewhere around 2900 3000 के आसपास वो है. तो इसका एक मेजर सपोर्ट बेस इज somewhere around 2850 2900. So it's around major support levels, because ये लेवल्स की मैं बात करूं तो ये मार्च 2021 में ये लेवल्स थे. उसके बाद से ऑलमोस्ट 4000 तक ट्रेड करके अभी वापस ये 3000 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है. तो कहीं ना कहीं ये एक क्लियरली शो करता है कि ये लेवल्स 2800 लेवल्स जो हैं वो नहीं टूटने चाहिए. वो यदि टूटते हैं टीसीएस के लिए, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी एंड सिमिलर पैटर्न ऑन इन्फोसिस. तो इन्फोसिस की बात करो तो इन्फोसिस हैज गॉट समवेयर, ये 1365 के आसपास है. 1300 is something very crucial support zone. So give and take 20 rupees here and there. So 1280, 1300 is going to be major support zone. तो यदि आप नेक्स्ट लेवल ऑफ सेलिंग मार्केट्स में देखेंगे तो ये सब लेवल्स भी क्रैक करेंगे. अब यदि मैं ये रूपी की बात करूं तो रूपी यदि मैं देखूं तो रूपी तो डेफिनेटली हैज बीन इन अ लॉन्ग टर्म depreciation mode. So we are seeing that currently, and also यदि मैं देखूं तो लास्ट ऑलमोस्ट 7-8 मतलब मोर देन 10 वीक्स से रूपी वाज कंसोलिडेटिंग, और नीचे रूपी को क्या हो रहा था 7850 7870 के आसपास का मेजर रूपी वाज फाइंडिंग सम सपोर्ट, बट नाउ दैट हैज बीन टेकन आउट एंड वी आर एट रिकॉर्ड लेवल्स. सो क्लियरली showing that the pain, that is if you look at the US dollar index, that's at 22-year high. So clearly showing that
this is something which can sustain. Now, the big question is ki how long is it going to sustain? Because 81, it had made a high of almost 81.27 something. तो अब ये जो रेंज दिख रहा है वो नीचे का तो मेजर सपोर्ट जोन आप 79.50 80 का एक मेजर सपोर्ट जोन है, एंड अपसाइड पे इट विल बी 81 80 to 82. दैट्स द जोन फॉर द रूपी, and the trend is definitely towards that, but we'll have to watch out how it plays out. शर्मिला, we have gone terribly wrong with the numbers. हमने कहा कि डॉलर इंडेक्स जो है 110 के ऊपर पीक आउट हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है वो इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाएगी, सेंट्रल बैंकर्स जो है वो जूझ रहे हैं, बिकॉज लास्ट ईयर इसी समय हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन जो है वो ट्रांजिटरी है, मतलब it is not here to stay, but now it seems that inflation is here to stay, and it is here to stay with us for long, क्योंकि ट्रेंड तो वही दिखता है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो इंडिया का डीकपलिंग हम देख रहे हैं, कभी कभी हमको लगता है कि इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन, और डीकपलिंग के चलते हुए मार्केट को सपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स से मिल रहा है, कब तक ये जो इंस्टीट्यूशंस है और रिटेल इन्वेस्टर है सपोर्ट करेंगे मार्केट? यस, आई थिंक कि अगर एक चीज इस बार अलग हुई है कि दुनिया भर में कंसर्न्स है, लेकिन हमारा मार्केट ऊपर तो नहीं गया है, लेकिन एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, and that has largely been supported by domestic money, और it's in different flows, SIP flows भी है, म्यूचुअल फंड्स के, HNIs का भी बाइंग है, और रिटेल इन्वेस्टमेंट भी है। तो उम्मीद यही है कि रिटेल इन्वेस्टमेंट यहाँ से भी ग्रो कर सकता है, बिकॉज आई थिंक अगर आप आज के तारीख में भी देखें कि जो परसेंटेज ऑफ पीपल मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स हो, डेट मार्केट्स हो, इस तरह के मार्केट्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, वो अभी भी काफी कम है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। So I think the trajectory for us is certainly upwards. लेकिन हमने देखा ही होगा कि 2020 में जितने उत्साह से लोग रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आए, probably you know that वो धीरे-धीरे उनका इंटरेस्ट या the numbers sort of flagged off, क्योंकि लोग अपने they return to their jobs and they started going back outside and office etc. But I think definitely जिन्होंने म्यूचुअल फंड वगैरह में चालू किया, so I think just to cut a very long point short, I think that way there is no reason for us to really get worried in that sense. लेकिन ये रियलिटी चेक डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर्स हो या HNIs हो या म्यूचुअल फंड्स हो, ये उनको लेना पड़ेगा इफ थिंग्स गेट वर्स फ्रॉम हियर इन यूरोप एज वेल एज यूएस, क्योंकि उनके अलग अलग इश्यूज हैं। यूरोप इज बिकॉज ऑफ द होल एनर्जी क्राइसिस, बिकॉज ऑफ द स्टैंड ऑफ विद रशिया, और यूएस में अपने कंसर्न है इकोनॉमी को लेकर, हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, वो सब चीजों को लेकर। तो मेरे हिसाब से अगले 2-3 महीने डेफिनेट अनसर्टेनिटी है, एंड मुझे लगता है कि देयर विल कम अ टाइम व्हेन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आल्सो डिसाइड कि अभी थोड़ा होल्ड बैक करते हैं, और वो शायद हमने थोड़ा देखा है पिछले हफ्ते। सो दैट कुड कंटिन्यू, नो दैट काइंड ऑफ मूड कुड कंटिन्यू। तो इसीलिए मुझे लगता है कि और भी वजह है कि कॉशियस होना चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि डोमेस्टिक आई एम नेगेटिव ऑन द मार्केट या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स रुकेगा, इट्स जस्ट दैट दे मे टेक अ ब्रेक। अमर, ऑटो सेक्टर की बात करते हैं तो फेस्टिव सीजन हमारे सामने है, शुरू हो चुका है आज से, तो डिमांड सिनेरियो जो है वो काफी अच्छी लग रही है, प्राइसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट गोइंग अप, तो हीरो मोटर ने अपने मोटरसाइकिल्स के दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, ऑटो स्पेस विल इट होल्ड अप टू द लेवल्स इट इज होल्डिंग अप, और यहाँ पे भी कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है? देखिए, ऑटो स्पेस की बात करूं तो पहले आपने हीरो मोटो का कहा, तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो व्हाट वी आर सीइंग इज दैट देयर इज मोर ऑफ कंसोलिडेशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एंड अदर भी, जैसे इससे पहले मैंने टाटा मोटर्स और मारुति के बारे में बताया कि मोर और लेस वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन वो दिख रहा है। ट्रेंड इज नॉट दैट नेगेटिव पर से। तो यदि मैं हीरो मोटर की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये एक लेकिन रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मीनिंग 2950 और 3000 यू कैन से ऑन द अपसाइड, एंड 2600। सो 26 और 3000 का 2600 और 3000 के रेंज में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब इट्स मोर ऑफ अ ट्रेंडलेस जोन, नॉट गोइंग अप, नॉट गोइंग डाउन। यदि मैं बजाज ऑटो की बात करूं तो बजाज ऑटो में हाँ एक टॉपिंग आउट पैटर्न हमें देखने को मिला है। मतलब जो बजाज ऑटो ने एक हाई बनाया था रिसेंटली 4100 प्लस का, और उससे पहले भी यदि मैं बैक में जाके देखूं तो 4350, 4360, so 4350 that was a all time high. Currently it's around 3700 levels. On the downside यदि मैं बात करूं तो somewhere again around 3450, 3400, so it's a range now.
So on the downside, it will be 3,400. On the upside, you can see immediately 4,100, 4,200. So more of a range play in the auto stocks is what is being seen on the charts. ऑटो स्टॉक से रिलेटेड ही अगर हम ऑटो एंसिलरी टायर स्पेस को देखें तो वहां काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिला था, हालांकि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होनी स्टॉक में भी देखने को मिल रही है. हाउ इज दैट सेक्टर एंड सेगमेंट प्लेस्ड एज फार एज द ऑटो एंसिलरीज कंसर्न? या यदि मैं टायर स्टॉक्स की बात करूं तो आपने सही कहा कि कुछ टायर स्टॉक्स में वी सीन सम रियली गुड अप मूव. यदि मैं जेके टायर्स की बात करूं तो यहाँ हम लोगों ने एक बहुत अच्छी मूवमेंट देखी है लास्ट, and that also has happened only since the mid of June. The stock from almost has doubled from 100 levels to it had gone made a high of almost 200 levels, 197. तो क्लियरली इसमें कुछ हम लोगों ने इस स्टॉक में हम लोगों ने कुछ अच्छी मूवमेंट देखी है. और अदरवाइज मैं बोलूंगा कि इनके जो फॉर्च्यून्स हैं वो तो कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के हिसाब से ही हैं. तो we'll have to keep a watch on, because स्टॉक की मूवमेंट के और भी काफी रीजंस, अलग रीजंस भी रहेंगे in terms of the input cost, in terms of the this particular company getting what sort of orders. So that also plays an important role. Sharmila, consumption is something that we are thriving on. हमारी इंटरनल डिमांड इतनी अच्छी है कि हम कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड कंजम्पशन को काफी अच्छे से होल्ड करते हैं. ऐसे में कंजम्पशन स्पेस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एफएमसीजी स्पेस आपको कैसा लगता है? काफी पसंद है, एंड इसमें काफी अलग अलग तरह के स्टॉक्स पसंद है. फॉर इंस्टेंस जो कहना चाहिए कि फुल रिटर्न टू नॉर्मलसी, उसका हमें असर अभी जो फेस्टिवल सीजन आएगा उसमें देखने को मिलेगा. और उसका थोड़ा थोड़ा एक्चुअली गणपति फेस्टिवल में बम्बई में तो दिख ही गया था. So coming to stocks, I think stocks like a Trend or an Aditya Birla Fashion, because I think people will go out and shop. क्योंकि अगर आपको मौका मिलता है, जो टच एंड फील रहता है कोई भी चीज खरीदने का, वो एक अलग एक्सपीरियंस रहता है. So while people have shifted to online shopping, I think कि जैसे फेस्टिवल सीजन आएगा, people will like to do that as well. I think again jewelry, I think Titan भी एक ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए. And I think another interesting stock to look at could be in the QSR space could be Jubilant Foodworks. तो मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू रिटेल इन्वेस्टर्स और common people going out and spending, उस पर आपकी नजर होनी चाहिए. अमर, अगर हम बात करें एफएमसीजी स्पेस में, आपने कहा कि आईटीसी इज वन ऑफ द स्टॉक्स व्हिच इज होल्डिंग अप. हालांकि काफी डिसअपॉइंटमेंट थी लोगों को इस स्टॉक से, लेकिन पिछले 6 महीने में दिस इज द वन व्हिच इज आउट परफॉर्मिंग द एफएमसीजी स्पेस. बाकी काउंटर्स में आपकी क्या राय है? एचयूएल व्हिच इज होल्डिंग अप नाइसली. डाबर आपने कहा कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी. व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस एंटायर स्पेस एज सच? या यदि मैं एफएमसीजी की बात करूं तो हियर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट HUL. So HUL clearly is showing a strong resilience. That in spite the market correcting, the stock is not correcting. So that is a very strong sign of a stock which is really something working for the company. That's the reason the stock is sustaining. So HUL की बात करूं तो HUL is trading significantly higher. Yes, यदि मैं इसको थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल चार्ट्स पे जाके देखूं तो करेंटली इट्स अराउंड 2700 ऑड लेवल्स, 2682 टू बी प्रिसाइज. और इसने जो लास्ट ईयर इसी टाइम इन सितंबर इट हैड मेड अ हाई ऑफ 2860. सो क्लियरली टेलिंग मी दैट the stock still has strong momentum, and the stock one can definitely look at holding on to this particular stock. और यदि जैसा मैंने पहले कहा, डाबर also is not that strong because till the time ये 600 के ऊपर नहीं ट्रेड करता, अभी अराउंड 570 है, बट स्टिल इट्स नॉट दैट वीक. तो मोर और लेस एफएमसीजी में हम दो चीज देख रहे हैं, या तो द स्टॉक इज होल्डिंग वेरी फर्म और द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन अ रेंज एंड इट्स नॉट नेगेटिव. मतलब होता है ना चार्ट्स पे नेगेटिविटी दिख रही है, वैसा हमें देखने को नहीं मिल रहा. शर्मिला, डिसइन्वेस्टमेंट ड्राइव जो है वो तेज हो जाती है व्हेन यू गेट इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर. अब सरकार की तरफ से हमको रोज एक न्यूज आर्टिकल पढ़ने को मिलता है कि अब इस कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट, कॉनकॉर में, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया. ऐसे में आपको क्या लगता है पीएसयू स्पेस पे हमको नजर रखनी चाहिए? नॉट रियली डिसइन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन मुझे लगता है कि पीएसयू स्पेस में दो ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर नजर होनी चाहिए. एक तो पीएसयू बैंक्स है. आई थिंक पीएसयू बैंक्स ने ये दर्शाया है कि उनके जो नंबर्स आए हैं उनमें एनपीएस में कंट्रोल आया है एंड फाइनेंशियल्स आर बिगिनिंग टू लुक बेटर. तो वो एक और स्टॉक्स जैसे कि हम सब जानते ही है
दे बीन सॉर्ट ऑफ इग्नोर्ड और काफी वैल्यूएशंस के हिसाब से ठीक लग रहे हैं, तो वो एक स्पेस हो सकता है। आई मीन व्हेन आई टॉक ऑफ पीएसयू बैंक्स, ऑफ कोर्स आई डोंट रियली इंक्लूड एसबीआई इन इट, लेकिन बाकी जो स्पेस है उसकी तरफ इन्वेस्टर्स की नजर है। एंड आई थिंक अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग स्पेस जो इन्वेस्टर्स के लिए रहा है, दैट हैज बीन द डिफेंस पार्ट ऑफ पीएसयूज। तो यू नो वी हियर ऑफ ऑर्डर्स और बड़े बिग टिकट ऑर्डर्स, तो उस वजह से वो स्पेस, यू नो वेदर इट इज एन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और बीएमएल और बीएल, इस तरह के स्टॉक्स हमेशा चर्चा में रहते हैं, एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू टू बी द केस, बट आई एम नॉट रियली बेटिंग बिग ऑन दिस इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। अमर, ऑयल एंड गैस स्पेस आपको कैसा लगता है? क्रूड के दाम तो नीचे आ चुके हैं, लेकिन रुपए की जो गिरावट है वो हमें उसका बेनिफिट लेने नहीं दे रही। ऐसे में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी पे आप क्या राय देंगे? और साथ में ही दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसा लग रही है? यदि मैं एचपीसीएल की बात करूं पहले, तो कहीं ना कहीं एचपीसीएल में व्हाट वी आर सीइंग इज दैट देयर इज स्टिल पेन इन द स्टॉक, मीनिंग द स्टॉक हैज बीन करेक्टिंग। यदि आप देखें तो इसे सेक्युलर बेयर ट्रेंड में स्टॉक को कह सकते हैं, बिकॉज इसने जो पीक लास्ट ईयर नवंबर में बनाया था 350, इट्स ट्रेडिंग अराउंड 225 एंड हायर लेवल्स पे इट्स नॉट बीइंग एबल टू सस्टेन, मतलब 250 260 के ऊपर ये सस्टेन स्टॉक नहीं कर पाता है। और यदि रीसेंट लो की बात करूं तो इसने एक 205 206 का एक रीसेंट लो बनाया था, दैट वाज इन द लास्ट वीक ऑफ जून। So more or less that's a major support zone, so it could now trade in a range between 200 and 270. The trend definitely remaining down. And talking about Reliance, which you asked about, the Reliance, how is Reliance looking on the charts? तो Reliance की बात करूं तो Reliance में भी एक टॉपिंग आउट पैटर्न तो डेफिनेटली बन गया है, यदि मैं इसे चार्ट्स पे देखूं, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि we have earlier seen double tops as formation as well. And somewhere on the upside though seems to be capped around 2850 odd levels, and on the downside, yes, Reliance has got some very strong support around 2350 or uske niche somewhere around 2200 odd levels. So that's again what it means is ki there will be some pressure and the stock will find support between 2100 and, or you can say 2200 2300. That's going to be the first level of defense for Reliance. But technically, I would say the charts don't inspire much confidence at the current levels. Amar, we have this derivative expiry this week, monthly expiry. So, what is your sense? कहाँ पे कट सकती है निफ्टी की expiry? देखिए, यदि निफ्टी की बात करूं और यदि हम लोग ये देखते हैं कि ओवरऑल निफ्टी में कहाँ ये एक्सपायरी हो सकती है, तो अभी यदि मैं देखूं ना, तो जो एक्सपायरी 29 सितंबर की जो एक्सपायरी है, उसमें जो मैक्सिमम पेन जो है जिसे कहते हैं, वो करीब 17,500 के आसपास है। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा पोजीशंस लोगों के बिल्ड हैं जो कहीं ना कहीं उनको मेजर लॉस हो रहा है। और यदि मैं इसको फिर थोड़ा सा डेरिवेटिव्स डेटा के साथ देखूं, तो वहाँ भी हमें शॉर्ट बिल्टअप देखने को मिल रहा है, एंड दैट हैज बीन गुड शॉर्ट बिल्टअप ओवर द लास्ट कपल ऑफ डेज। तो clearly showing कि there is selling pressure. So on the downside, I would say कि 17,100, 100 and 17,200, that's a crucial zone of support. So we'll have to see कि कितना जल्दी वो level reach करता है और फिर वहाँ sustain करता है, because if it can sustain, then we can definitely witness some short covering in the market. So it could settle, ideally should settle between 17,100, between 17,300 levels somewhere. शर्मिला, वन लास्ट क्वेश्चन। ये खबर आई है कि डोमेस्टिक नेचुरल गैस के दाम जो है वो भारत सरकार बढ़ा सकती है फ्रॉम October 1। तो क्या करना चाहिए इन गैस स्पेस? इनफैक्ट उसमें डेटा कुछ खास अच्छा नहीं था, इवन इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। तो यही देखा गया था कि एज प्राइसेस वर गोइंग हायर, एक्चुअली द कंपनीज हु आर गेटिंग गैस वर बाइंग मोर, और कंजम्पशन भी काफी हैड बिकम अ लिटिल म्यूटेड। तो मुझे लगता है कि इन सच अ सिचुएशन मुझे गैस स्पेस एक्चुअली काफी पसंद है, बिकॉज गवर्नमेंट का थ्रस्ट है कि आप ज्यादा इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स, यू नो, होल लॉट ऑफ थिंग्स शिफ्ट टू गैस। लेकिन आई थिंक इन दिस करंट सिनेरियो थोड़ा मेरे हिसाब से यू शुड नॉट रियली बाय इनटू एनी ऑफ द गैस स्टॉक्स। थैंक यू शर्मिला, थैंक यू अमर, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।